हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बेगर्स प्रॉब्लम या पार्टीशन मेथड। जो प्रीवियस वीडियो में देखे थे, बेगर्स प्रॉब्लम क्या था कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हम लोग खोजे थे, या उसको पार्टीशन मेथड भी बोलते थे। क्या करते थे कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और उसको r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कुछ मान लेते थे, ठीक है, ऐसे। और अगर r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो r से एक कम स्टिक को इंट्रोड्यूस करते थे हम लोग, ठीक है। ये अगर n ऑब्जेक्ट था, r-1 स्टिक इंट्रोड्यूस करते थे और ये सबको मिला के परम्यूट करा देते थे, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट आता था वही डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हो जाता था, उतना ही नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। तो ये क्या आता था, n प्लस r-1 टोटल नंबर है, इतना फैक्टोरियल। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है n, तो n फैक्टोरियल, और r-1 दूसरे टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए r-1 फैक्टोरियल। तो ये कितना आता था, n प्लस r-1 c r-1। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। क्या है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r पर्सन्स में बांटना है, ठीक है। तो इसको पार्टीशन मेथड या बेगर्स प्रॉब्लम बोलते थे। अब इसी का एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में, ये जो थिंकिंग है, ठीक है, इस टाइप का थिंकिंग, ऐसे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में आना चाहिए कि ऐसे भी सोच सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन पढ़ के पहली बार में लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करें नहीं करें। बट अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि ये थिंकिंग डेवलप हो कि इस नज़रिए से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कब देखेंगे, जब भी कुछ भी चीज़ ऐसा दिया होगा कि आइडेंटिकल चीज़ें हैं और सम पर्सन्स में आर पर्सन्स में बांटना है, ठीक है। तो इस ये वाला तुरंत आना चाहिए दिमाग में कि ये तो पार्टीशन मेथड है या बेगर्स प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सोचते हैं सब। जैसे पहला क्या है, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दिया रहता था, ठीक है, उसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। क्या है, जैसे लेट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग आर पर्सन्स, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ वेज आएगा उतना ही नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशंस का। क्या है इक्वेशन, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करके xr इक्वल टू n, ठीक है। तो ये कैसे आएगा इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या किया हुआ, क्या किए हुए हैं, n, देखो ये x1 प्लस x2 ये सब का सम जो मिला के n है। तो यहाँ पे n क्या है, n मान लेते हैं, जैसे 1 है, 1 ऐसे करके 1 लिखा हुआ है, कितना टाइम्स, n टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, n टाइम्स 1 लिखा हुआ है। अब इसी को मुझे r पर्सन्स में बांटना है, ठीक है। ये 1 जो है आइडेंटिकल चीज़ें हैं, इसको r पर्सन्स में बांटना है। तो क्या करते हैं हम लोग, r-1 स्टिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, r-1 स्टिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और सबको मिला के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं स्टिक को, r-1 मान लेते हैं, r-1 स्टिक है, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के परम्यूट करेंगे तो एक लेते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन, वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन एक लेते हैं जिसपे ऐसे ऐसे करके n टाइम्स है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ एक स्टिक आ गया, एक स्टिक यहाँ आ गया, एक स्टिक यहाँ, 2 स्टिक यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे करके स्टिक आ गया। ये जो 1 है रेड कलर से डिनोट कर रहा है और ब्लैक जो है स्टिक है। तो इस पे क्या हो रहा है, देखो जैसे ये वाला हम लोग क्या करते थे, पर्सन 1 को दे देते थे, ठीक है। जो 2 स्टिक के बीच में पार्टीशन क्रिएट हुआ, उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आता था, जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ इस तरह से सोचना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे 2
1 है इसके बीच में, इसको %2 को दे दिए, इसके बीच में 3 है तो इसको %3 को दे दिए, ठीक है। ऐसे करके ये %5 को कुछ भी नहीं मिला, इसके बीच में 2 स्टिक के बीच में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला है %r को दे देते हैं, ऐसे ही करते थे। तो यहाँ भी वही करना है, जैसे ये क्या है 2, तो 2 हो गया, 2 किसको दे दिए, x1 को, ठीक है। मुझे x1 प्लस x2 प्लस इतना सबको मिला के n चाहिए, तो यहाँ n मेरे पास 1 1 है, ठीक है। ये 2 x1 को दे दिए, अब यहाँ भी 2 बचा हुआ है तो 2 x2 को दे दिए, ठीक है। इसके बीच में 3 है तो 3 जो है x3 को दे दिए, और x4 को 1 दिया हुआ है तो 1 जो है x4 को दे दिए, ऐसे ही 0 x5 को दे दिए, ठीक है। ऐसे करके लास्ट में xn है, इसको 1 दिया हुआ है। तो ये हो क्या रहा है, x1 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। 2 प्लस x2 कितना हो गया 2, प्लस x3 कितना हो गया 3, प्लस x4 1, प्लस 0 प्लस जो भी आएगा, ठीक है, सब मिला के 1, ये सब मिला के कितना होगा n, ठीक है। तो यही तो हमको चाहिए कि ये x1 प्लस x2 प्लस x सबको मिला के xr तक सबको मिला के n आना चाहिए। तो ये एक वैलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें से x1 इक्वल टू 2 हो गया, x2 इक्वल टू 2 हो गया, ऐसे करके समझ में आया। तो क्या हो रहा है कि कोई भी एक वैलिड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर कंसिडर कर ले, जैसे उल्टा अब चलें, अभी हम लोग क्या किए, एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सॉल्यूशन आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसका उल्टा भी जा सकते हैं कि एक वैलिड सॉल्यूशन कंसिडर कर लें, यही वाला सॉल्यूशन x1 को 2 दे दें, x2 को 3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हम लोग दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि देयर इज 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉल्यूशन, मतलब जैसे भी कैसे भी एक सॉल्यूशन सोचे हम लोग, ठीक है, कैसे भी एक सॉल्यूशन सोचे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, या उल्टा एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन सोचें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और अगर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि x1 को हम लोग x1 को 3 दे दिए, x2 को 0 दे दिए, x3 को 1 दे दिए, ठीक है। ऐसे करके xr को जो भी बच गया वो सबको 0 0 दे दिए, और xr को n-4 दे दिए, ठीक है। तो इसको मिलाओगे 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस सबको 0 0, ऐसे करके n-4, ये टोटल कितना आएगा n आएगा, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो कितना नंबर ऑफ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और ये वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग देख चुके हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये वाला इस चीज़ से, ठीक है। n आइडेंटिकल थिंग्स है, r पर्सन्स में बांटना है तो नंबर ऑफ वे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका तरीका जो निकलता था वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग दो चीज़ देखे थे, ये वाला जो फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट आया, इस पे क्या है, नन, जीरो और मोर, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, कुछ नहीं भी दे दें, ठीक है। जैसे दो पार्टीशन के बीच में कुछ भी नहीं आया, जैसे यहाँ पे P5 कुछ भी नहीं आया, ठीक है, किसी के 1 आया, किसी का 2 आया, इस तरह से। तो सारे पॉसिबिलिटीज़ अगर दिया हुआ है तो हम लोग को ये फॉर्मूला आता था। अगर ऐसा दिया रहता था कि कम से कम एक तो सबको देना, कम से कम एक एटलीस्ट 1 देना है, एटलीस्ट 1 सबको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते थे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है इसलिए सबको एक दे देते थे। उसके बाद जितना बच गया उसको फिर से हम लोग बांटते थे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता था, ये वाला n-1 CR-1। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किए थे, याद है, नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। क्या करते हैं कि दो तरह से एक्सप्लेन किए थे कि सबको एक एक दे दो पहले, ठीक है। तो R ऑब्जेक्ट सबको दे दिए, ठीक है, तो सबको एक एक दे दिए, टोटल मेरे पास अब कितना बच गया, या ऐसे सोच सकते हैं उल्टा, और
दूसरे तरह से सोच लेते हैं, गैप वाला मेथड से सोच लेते हैं। ठीक है, क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट था उसके बीच में कितना गैप है वो देख लो। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे एक माइनस गैप बनेगा। अब उस गैप में हम लोग पार्टीशन को डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो दो पार्टीशन के बीच में कम से कम एक तो बचेगा ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका कितना तरीका हो जाएगा कि जितना पार्टीशन हम लोग को डालना होगा उतना गैप को सेलेक्ट करना है। तो टोटल गैप कितना है, n-1। टोटल n ऑब्जेक्ट है n-1, उस पर से कितना सेलेक्ट करना है, कितना सेलेक्ट करना है, पार्टीशन जितना ऑब्जेक्ट होगा इससे एक माइनस, तो r-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता था जब कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो देना ही है उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से देखे थे कि जब वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड, वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन इज सॉरी नॉट अलाउड, मतलब ये वाला जो कम से कम एक एक सबको देना है। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन के लिए कि ये जो x1 x2 x3 है, ये xr है, सब n से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, मतलब कम से कम एक एक देना है। ठीक है, कम से कम एक एक सबको देना है। तो इसके लिए n-1 CR-1 फॉर्मूला आता था। ठीक है, और अगर ये x1 x2 होल नंबर पे बिलोंग करता है, मतलब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलाउड है। ठीक है, जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, मतलब किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, नन, वन और मोर। ठीक है, इसके लिए ये बेगर्स मेथड लगता था। और जब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होता था तो पार्टीशन एंड गैप एंड स्टिक मेथड लगाते थे, गैप में स्टिक को डाल रहे हैं। ठीक है, और जब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता था तो पार्टीशन मेथड लगाते थे। इतना समझ में आया हुआ है पहले से भी। चलो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आता है और कैसे ये सोच आएगा। ये कैसे सोचना है ये तो हम लोग बता चुके हैं कि ये जो n है वो 1 है, 1 करके n टाइम्स है। ठीक है, अब कितना 1 देंगे एक को, वही एक तरह से उसके लिए उतना ही ऑब्जेक्ट उसको दे दिए। ठीक है, चलो फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन दिया है x1 इज एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ये n है और ये 4 ऑब्जेक्ट है, और क्या बोला है कि ये एक्स वाई जेड टी जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव बस नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, मतलब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन भी अलाउड है। तो इसके लिए ये क्या है, ये पर्सन्स है, 4 पर्सन्स है, और ये क्या है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे भी करके, कितना कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन x1 है, x है, सेकंड पर्सन y है, थर्ड पर्सन z है, फोर्थ पर्सन t है। तो इसको कितना कितना दें, सब मिला के 15 ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होगा वही एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये तो सिंपल बेगर्स मेथड है। क्या लगेगा, 4 ऑब्जेक्ट है तो कैसे लिखते थे, जितना भी ऑब्जेक्ट है -1 c उतना ही। ठीक है, उसके बाद जितना ऑब्जेक्ट रहता था उसको यहाँ पे लिखते थे, तो 15। तो ये कितना हो जाएगा, 19 - 1 18 c 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है, मतलब होल नंबर है, बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है x1 y1 z1 t इक्वल टू सॉरी एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 16। यहाँ भी वैसा ही है, बट यहाँ दिया हुआ कि x को कम से कम 1 तो मिलना ही चाहिए, y को कम से कम 2 मिलना चाहिए, z को कम से कम 3 मिलना चाहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि जितना उसको चाहिए उसको पहले दे दो। ठीक है, जितना चाहिए उसको दे दो। तो x को 1 चाहिए, 1 दे देते हैं, y को 2 चाहिए, 2 को दे देते हैं, z को 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, 3 ऑब्जेक्ट दे देते हैं। अब जितना बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखने का थोड़ा तरीका भी सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको x को
हम लोग एक एक दे दिए, अब इसको एक्स डैश लिख देते हैं, ठीक है। इनिशियल प्रॉब्लम सेटिस्फाई करा दिए हैं, ठीक है। एक्स डैश, बस लिखने का तरीका एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई को वाई डैश लिख देते हैं और जेड को 3 दे चुके हैं, तब अब ये जेड डैश बन गया। टी के लिए कुछ भी नहीं है तो टी ही लिखेंगे। अब कितना बच गया, 6 और 6 दे दिए तो 10, अब टोटल मेरे पास 10 ही बचा है, ठीक है। अब जो x1 है, y1 है, z1 है और t है, ये होल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों जो है होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना इसको चाहिए x को ये दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। y को जितना चाहिए, अब x y z ये सब को कितना भी दें, 0 1 2 3 कि कुछ भी दें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं तो निकाल लो। 4 पर्सन है, n 10 ऑब्जेक्ट है, तो 4 पर्सन, ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 14 - 1 13, 13C3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 16, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड टी जो है बिलोंग्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। अब अभी तक होल नंबर के लिए हम लोग कर रहे थे और नेचुरल नंबर के लिए, ये तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, तो घबराना नहीं है, ठीक है। सारा जितना भी तरह का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हम लोग का मॉडल जो बनाए थे वो किसके लिए वैलिड था, बेगर्स प्रॉब्लम किसके लिए वैलिड है, नन, वन और मोर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, जैसे इसको बनाए अभी हम लोग, ठीक है। जितना चाहिए था उतना दे दिए, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो जब ऑड नंबर है तो पी ऑड नंबर, एक्स ऑड नंबर है तो एक्स को ऑड नंबर जैसा लिख लेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, ऑड नंबर कैसे टर्म से होता है, 2n+1 लिख सकते हैं या तो 2n-1 लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों लिखने का तरीका है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2p+1 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे y को 2q+1 लिख लेते हैं, z को 2r+1 और ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे PQR क्या होगा, बिलोंग्स टू W, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बस इस इक्वेशन में पहले पुट करके इसको लिख में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 सब जगह कॉमन आ जाएगा, 2p+q+r+s और +1 4 बार है, 4 = 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो p+q+r+s = 4 उधर जाएगा, 12/2 6, ठीक है। अब यहाँ पे PQRS जो है बिलोंग्स टू होल नंबर है। अब मेरा प्रॉब्लम्स किस पे आ गया, बेगर्स प्रॉब्लम में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 लोग हैं, 6 चीज़ें हैं, तो 4 लोग हैं, 6 चीज़ें हैं, कितना आ गया, 9C3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। क्या है कि एक्स वाई जेड को कम से कम ये <= 100 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दे सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, एट मोस्ट, तो एग्जैक्ट में एक तरह से चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट उतना नहीं चेंज करने जाएंगे, एक सोचने का तरीका बताए थे, ठीक है। ऐसे कि जब हम लोग एक बैग में चॉकलेट लेके गए और उसको बांटना है, ठीक है। उस पे से कितना बांटना है, अगर ये मेरे को दिया हुआ है कि कितना भी बांट सकते हैं, सारा का सारा नहीं बांटना है, 2 ही बांटना है या 5 ही बांटना है, तो जो बच गया वो अपने थैला में ही रख लेते थे, अपने बैग में ही रख लेते थे। वो वाला थिंकिंग यहाँ भी आएगा, ठीक है। क्या है कि जैसे ये <= 100, मान लेते हैं कि 5 ऑब्जेक्ट को बांटें, 5 <= 100 है, 5 ऑब्जेक्ट जैसे x + y + z = 5 आ गया, ठीक है।
तो ये वैलिड है इसके हिसाब से, लेस देन इक्वल टू 100। ऐसे ही x1 प्लस y1 प्लस जेड इक्वल टू कुछ 10 भी आ सकता है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 भी आ सकता है। ये सारे वैलिड होंगे, तो सबके लिए तो नहीं निकालने बैठेंगे। इस तरह इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे टोटल 100 दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन 5 भी बांट सकते हैं। तो कितना नहीं बांटे, 95 को नहीं बांट रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक तरह से क्या हो रहा है, 95 यहाँ पे 95 को 95 का नो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक तरह से ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे 10 को ही बांटे तीनों में, मतलब 90 को नो डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 100 बांट दिए तो सबको बांट दिए ऐसे। तो इस तरह से कैसे सोचते थे, क्या कर सकते हैं ऐसे, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तीनों जिसको बांटना है, और एक बॉक्स को इंट्रोड्यूस कर देते थे, ठीक है। अब ये अपने आप इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। तो इसको एक नोट करके भी लिख सकते हो कि इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज करो, ठीक है। पहले इक्वालिटीज़ में चेंज करो। तो इक्वालिटी में कैसे चेंज होगा, ये 3 लोग को बांटना था, ठीक है। एक बॉक्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला केस लिए, इसको 5 देना है, अब इसको कितना दे सकते हैं, 95, तो इक्वल टू 100 आ गया। ऐसे इसको अगर हम लोग ये सेकंड वाला केस लिए तो इसको 10 भी दे सकते हैं, ये तीनों मिला के, तो यहाँ कितना आ जाएगा 90, ये 100, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस उसको t मान लेते हैं, एक अपने से वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस के बॉक्स जो है या b मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक्स वाई जेड जो है वो n दिया हुआ है, मतलब कम से कम एक सबको देना है, ठीक है, कम से कम एक सबको देना है। तो एक्स वाई जेड जो है बिलोंग्स टू n, बट जो बॉक्स है वो क्या है, कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इसको पहले जितना देना है दे दो, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक दे दिए, तो अब वाई डैश करके लिख देते हैं। तो एक एक दे दिए तो कितना बच गया, 97। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्वेश्चन बन गया, अब जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, क्या करना है कि सारा पॉसिबल कम्बिनेशन, सारा पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मांग रहा है। 4 ऑब्जेक्ट है 97, सॉरी 4 पर्सन्स है, 97 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसको बांटना है, कैसे भी जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, 4 ऑब्जेक्ट है, 4 - 1 C 4 - 1, उसके बाद जितना ऑब्जेक्ट रहता था 97, तो ये कितना आ गया 100 C 3, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। समझ में आ गया हो कैसे हो रहा है, ये बॉक्स को क्यों इंट्रोड्यूस किए, ये प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो भी देख सकते हो। ये थिंकिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बांटना है, ठीक है, तो नहीं बांटना है और उसको हमको इस तरह से सोचना है, तो उसके लिए एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, बॉक्स इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। जितना भी ये बॉक्स में आ गया, जितना भी इस बॉक्स में आ गया, मान लेते हैं कि उतना को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, जो बच गया वो ये सब वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड जो है वो 12, एक्स वाई जेड प्लस 4t इक्वल टू 12 है। अब यहाँ पे क्या बोला, ये सब सारे होल नंबर, मतलब 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, बट ये 4t दिया हुआ, इसका क्या मतलब है, ये 4 के मल्टीपल में ही होगा, 4 का मल्टीपल में ही होगा, 4 के मल्टीपल में ही होगा, मतलब 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा, क्योंकि मैक्सिमम 12 तक ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए देखो, ये 4 के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है, 4 के लिए कुछ, मतलब t के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो उसको अलग ढंग से सोचते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहले दे दो, क्योंकि ये 4 ही चीज़ आ सक 4 ही t जो है वो 4 ही कुछ ले सकता है, तो या तो 0 लेगा, या तो 4, या तो 8, या तो 12 लेगा, तो इसको दे दो, ठीक है। मतलब केसेस बना लो कि ऐसे कर सकते हैं कि t को हम लोग 0 दे दिए, t को अगर 0 दे दिए तो अब अपने पास क्या बच गया सॉल्यूशन, क्या क्वेश्चन बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12,
ऐसे बच गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका कितना आएगा, 3 पर्सन है, 12 ऑब्जेक्ट है, तो 12 ऑब्जेक्ट 3 पर्सन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 14C2, ठीक है। अब केस 2 जब t=1 है, t=1 मतलब ये 4 वाला, तो ये इसको 4 दे दिए हम लोग, तो अब क्या बच गया, x + y + z 4 उधर चल जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब इसके लिए निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 3c, तो ये आ गया 10c2। ऐसे ही केस 3 जब t=2 आ गया, तो x + y + z कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। कितना केसेस आ जाएंगे, 4 + 3c1, तो आ जाएगा 62, ठीक है। केस जब t=3 हो जाएगा, t=3 हो गया तो t को पूरा 12 को 12 दे देंगे, ठीक है। तो x + y + z को कुछ भी नहीं मिलेगा, 0, तो ये कितना तरीका होगा, 1, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, केस जब भी आएगा सबको प्लस कर देंगे, या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये, या ऐसे जब भी आएगा और या, तो हम लोग केसेस बन रहा है, केस तो हमेशा ऐड ही होता है, तो सबको सम कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी तक हम लोग नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन को कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस तरह का भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं जब x जो है > -3 दिया हुआ है, या > -10, > 5, ये 5 से ग्रेटर देन, तो ये क्वेश्चन कर चुके, पर यहाँ नेगेटिव से भी बड़ा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख लो कि x1 माइनस इधर है, ठीक है, तो x1 - 5, ठीक है, x1 - 5 इसको लिख सकते हैं, इसको x2 ही है, ये x3 + 2 लिख सकते हैं, x4 - 10, और ये x5 + 5, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ओके। अब क्या करना है, जैसे देखो दूसरा तरह से भी सोच सकते हो, ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे x1 जो है कम से, ये -3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये x4 जो है -10 से बड़ा होना चाहिए, तो उस पर -10 -8 ऐसे हो सकता है। अभी तक हम लोग माइनस का नहीं देखे थे, ठीक है। तो प्लस में क्या करते थे कि अगर 5 से उसको ज़्यादा चाहिए होता है तो 5 उसको दे देते थे, ठीक है। बट उसको -10 से ज़्यादा है, माइनस माइनस में चल गया, तो उस तरह से आप नहीं सोच सकते हैं कि उसको कितना देना है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है तो वो सोच मत लाना, बट इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसी का एप्लीकेशन से, मतलब जो बेगर्स प्रॉब्लम था या अभी तक जो है, बस इसको मॉडिफाई करना है। ये x1 x2 जो है इसको हम लोग को 0 0 लाना है, मतलब > 0 लाना है, ठीक है। > 0 लाना है, जैसे ये वाला कंसिडर करते हैं x4 > -10 है, तो इसको > 0 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या। एक अलग से वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं x4, ठीक है, उस पे से या ऐसे, ठीक है, x4 इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और इसको एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं, या x4 ही लिखो -10, इसको एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं x4 डैश, ठीक है। ये नेगेटिव है, इसको भी एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं x1 डैश। अब x1 डैश जो है वो x1 - 5 है, ठीक है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 डैश प्लस, या x1 डैश प्लस x2 प्लस x3, इसको भी x3 डैश मान लेते हैं, प्लस x4 डैश, इसको भी x5 डैश मान लेते हैं, x5 डैश इक्वल टू कितना आएगा, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो प्लस है वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो मतलब नेगेटिव था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल -5 + 2 -10 और +5,
तो +5 -5 ये दोनों कैंसिल हो गया, -10 और इतना -8 आ रहा है। ठीक है अगर सारे कैलकुलेशन सही है तो -8 आ रहा है। ठीक है, ये -5 है। ठीक है, तो 8 यहाँ पे प्लस में आ रहा है इक्वल टू 100। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, माइनस में आ रहा था यहाँ पे, तो उधर जाएगा तो ये 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 डैश, x2, x3 डैश ये सब जो है होल नंबर है। अब अपना प्रॉब्लम में आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 लोग हैं, 108 ऑब्जेक्ट है, तो 5 लोग 5C1 ये प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर जाएगा। चलो, इससे भी और अच्छा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसको हम लोग जो अभी पढ़े हैं इस तरह से इसका आइडिया कैसे आएगा कि ऐसे कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम में दिमाग पूरा खुल जाएगा। देखो अच्छे से क्या बोला हुआ है, इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर इन ए रो। ठीक है, सच डैट बिटवीन एवरी 2 बॉयज़ देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स। ठीक है, तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि 4 बॉयज़ है, 15 गर्ल्स है, 2 बॉयज़ के बीच में कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ बना लेते हैं कैसे हो रहा है। जैसे बॉयज़ 1, बॉयज़ 2, बॉयज़ 3 और बॉयज़ 4, 4 बॉयज़ हैं। ठीक है, इसके बीच में बोल रहा है कि कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4, गर्ल्स 5, गर्ल्स 6 और इधर जो भी बच गया, ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स ये वैलिड केसेस है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 3 गर्ल्स आ जाए, गर्ल 1, गर्ल 2 और एक गर्ल 7 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कम से कम तो होना चाहिए। यहाँ भी 3 4 कुछ भी हो सकता है, 5 जितना भी बच गया, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है और इधर भी कुछ भी हो सकता है। बस हमको ये जो बीच में है 2 बॉयज़ के बीच में कम से कम 2 गर्ल्स बोला हुआ है। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं कैसे समझना है। यहाँ पे बोला है कि इसके बीच में कम से कम 2 गर्ल्स होना चाहिए। तो ऐसा सोच सकते हैं क्या कि यहाँ पे कितना गर्ल्स होगा, कुछ भी होगा मान लेते हैं, इसको एक x1 मान लेते हैं या एक पर्सन मान लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन, इसको एक पर्सन मान लीजिए, जितना भी गर्ल्स आएगा उसको एक पर्सन मीन्स एक प्लेसेस मान लेते हैं पर्सन में। ठीक है, एक प्लेसेस मान लेते हैं x1, यहाँ पे जितना भी गर्ल्स आएगा ये प्लेसेस में आएगा। अब इसको एक x2 मान लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ x2 क्या होना चाहिए, कम से कम, यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, कौन गर्ल्स है ये नहीं, विच वन ये नहीं। ठीक है, बस नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 1 2 3 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स होना चाहिए। इसको हम लोग x3 वेरिएबल मान सकते हैं। ये यहाँ पे भी नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब नंबर जो भी आएगा 1 2 3 कम से कम 2 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ भी x4 मान लेते हैं, ये भी 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको x5 मान लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? सोचो, सही तरीका है। हमको क्या करना, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी बस सिलेक्शन पोजीशन फाइंड आउट करें कि इस जगह पे कितना आएगा, ऐसा कितना पॉसिबल प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अभी अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल प्लेस को फाइंड कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, इस जगह पे कितना गर्ल्स आएगा, यहाँ कितना गर्ल्स आएगा, यहाँ कितना आएगा। ठीक है, x1 में यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, यहाँ पे कितना आएगा, 2 4। ठीक है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए सब में, ऐसे। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1
प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 15। टोटल मिला के 15 ही गर्ल्स है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ x1 x2, जो x2 x3 x4 है कम से कम 2-2 होना चाहिए, तो कम से कम 2-2 उसको चाहिए, तो 2-2 उस पोजीशन को दे दो। तो इसको x1 प्लस x2 डैश मान लेते हैं, 2 दे दिए इसको। x3 को भी 2 चाहिए था, 2 दे दिए। x4 को भी 2 चाहिए था, दे दिए, ठीक है। अब कितना बच गया, 6 ख़त्म हो गया। x2 मतलब इस पोजीशन में 2-2 गर्ल्स को दे दिए, तो कितना बच गया, 9। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये जाना पहचाना इक्वेशन है अपना। यहाँ पे अब x1 को x2 डैश x3 डैश ये सबको कुछ भी दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम किस पे चेंज हो गया, अपना बेगर्स मेथड या पार्टीशन मेथड में। कुछ दिमाग में चमका, कुछ खुला दिमाग, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स सोचना है, नंबर, इसलिए बोले थे कितना देना है ये सोचना है, बस सिलेक्शन अभी किया है, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा कि कैसे बैठेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ अरेंजमेंट भी आएगा क्योंकि सारे डिफरेंट है, हम लोग आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। 5 लोग हैं, मतलब 5 पर्सन से 5 प्लेसेस है और 9 गर्ल्स हैं, इसको बैठाना है, मतलब सेलेक्ट करना है अभी। तो कितना तरीका हो जाएगा, 5 - 1 C, 5 - 1 कितना ऑब्जेक्ट है, 9। तो ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, 5 लोग हैं, 13, ये हो जाएगा 13C 14। तो ये अभी सिलेक्शन केवल हुआ, ठीक है। अब हमको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लिए थे ना, B1 B2। अब ये आपस में, ये बॉयज़ जो है आपस में अरेंज हो सकता है, अपना प्लेसेस को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अभी ये सिलेक्शन हुआ प्लेसेस का सिलेक्शन, तो 13C 4, ठीक है। अब बॉयज़ आपस में अपना प्लेसेस को चेंज कर सकता है, बॉयज़ का अरेंजमेंट आपस में, ठीक है। अब बॉयज़ कर सकता है तो गर्ल्स क्यों नहीं कर सकती है, गर्ल्स भी अपना पोजीशन चेंज, बस अपने प्लेसेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो लोग, मतलब इधर उधर जाएंगे, बॉयज़ की पोजीशन पे नहीं आना है, ठीक है। तो वो भी आपस में कर सकते हैं। कितना गर्ल्स है, 15, तो 15 फैक्टोरियल से अपना प्लेसेस को चेंज कर सकता है। तो टोटल आंसर ये आएगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन में ऐसे सोच सकते हो, थोड़ा बहुत अभी तक दिमाग में आ रहा होगा, 1-2 बार और देख लेना, ठीक है। जब भी नंबर चाहिए हमको, ऐसे क्वेश्चन में एक प्लेसमेंट बैठा बना लो, उसके बाद देखो कि यहाँ कितना आ रहा है, क्या हम लोग वो इक्वेशन वाला थिंकिंग ला सकते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। नंबर ऑफ वे इन विच 5 नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। देखो ऐसे लग रहा है कि इस पे तो ये सब थिंकिंग नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम को करते जाएंगे अपने आप एक लाइन में आंसर आएगा, बट उससे पहले वो थिंकिंग आना चाहिए, ठीक है। वहाँ तक पहुँचना तो चाहिए ना कि हाँ वैसा ही सॉल्व हो रहा है। तो क्या करें, 5 नंबर चाहिए हमको फर्स्ट 50 नंबर में से, फर्स्ट 50 नंबर 1 2 3 ऐसे करके है 10 20 50 नेचुरल नंबर है टोटल, ठीक है। उस पे से कोई भी 5 चाहिए हमको, कोई भी 5 उठा लेते हैं, जैसे 3 को उठा लिए, 9 को उठा लिए, 20 को उठा लिए, 25 को उठा लिए और 45 को उठा लिए, चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी और को उठा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 को उठा लिए, ठीक है, 5 को उठा लिए, 15 को उठा लिए, 25 को उठा लिए और 35 को उठा लिए, ये भी चल जाएगा, ठीक है। अभी तक कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में आएगा। क्या है कि मुझे 50 टोटल 50 नंबर है, ठीक है, जिसमें से 5 को ही सेलेक्ट करना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 के इधर में कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये 3 के इधर में कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये 3 है अगर, तो इधर 2 बचा होगा, इसके बीच में कितना होगा,
कुछ तो होगा, 3 से लेके 9 तक 6 होगा, 6 ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। यहाँ कितना होगा, ठीक है, 11 ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे कितना होगा, 4 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ कितना होगा, जितना भी कुछ होगा अपना देख लेना, ठीक है। और यहाँ भी कुछ है। तो यहाँ पे देखो नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी जो भी है, ठीक है, यहाँ 2 जितना भी है। तो एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको x3, x4, x5 और x6 ऐसा मान सकते हैं क्या। तो इक्वेशन क्या बनने वाला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x6 इक्वल टू क्या आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, देखो ये यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे ये अगर ये वाला सिलेक्शन लिए तो यहाँ केवल 1 है, तो ये यहाँ इसके बगल में जो भी होगा, मतलब जो बीच में होगा वो x1 उतना होगा, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट 5 हो सकता है, तो x1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक एक मानना है, ठीक है। एक जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था वो 1 है यहाँ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 लेना है। और जो ऑब्जेक्ट है उसको 1 जैसा, 1 जो है 1 को एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसा कंसिडर करना है, 1 1 1। तो इधर में 1 दे दिए या 2 दे दिए ऐसे, ठीक है, मतलब x1 को। तो टोटल मेरा इसके बीच में सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे गैप को, तो ये कितना आना चाहिए, टोटल 50 नंबर है, इसमें से 5 को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा 45। अब ये 45 को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस कितना हो गया 9 19, एक 19 ही मान लेते हैं, 38 हो गया। और जितना बच गया, अच्छा 4 ऑब्जेक्ट में मतलब 6 को देना है, तो कितना हो गया 9 19 19 38। अभी टोटल कितना बचा है 39 40 41 42 43 44 45, 7 बचा है। तो मान लेते हैं 3 प्लस 4 ये 45 होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये एक वैलिड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि 4 ऑब्जेक्ट x1 से पहले 4 है, मतलब अपना जो क्या क्या उठाएं, 5 को उठाएं, ठीक है। इससे पहले 4 ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद में जो ये वाला गैप है यहाँ 5 है, मतलब 5 से लेके 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 11 है, ठीक है। जो 11 को उठाए, अब उसके बाद 10 है, तो यहाँ 10 ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वाला उठाए हैं। तो 11 से लेके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब ये 22वां ऑब्जेक्ट को उठाएं। ऐसे करके आगे देख लो, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसको 11 5 11 22 और जो भी आगे आएगा वो सबको उठाए। तो समझ में आया, सही है। दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बता रहा है कि ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। तो एक तरह से इसका ये जो इक्वेशन लिखे, इसका नंबर ऑफ जो भी सॉल्यूशन आएगा वही हम लोग का सिलेक्शन का तरीका हो जाएगा। तो कितना है, n इक्वल टू 45 ऑब्जेक्ट है, और लोग कितना है, r कितना है 6 लोग हैं। तो कैसे हो जाएगा 6c1 और जितना ऑब्जेक्ट रहता है कितना हो गया 51 50c5, ठीक है। कुछ गड़बड़ी है देख लो, 5 लोग हैं, ओके। ठीक है, नेचुरल नंबर है सबको जी, अच्छा सॉरी, ये कुछ गड़बड़ी है, इस पे देखो ध्यान देना है। ये जैसे अभी गड़बड़ी कर दी, ये आंसर में रहेगा, पहला ऑप्शन यही रहेगा और यही मार के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो क्या गड़बड़ी है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर है। तो इसके बीच में ये x1 x2, ये x1 को कुछ भी दे सकते हैं, बट x2 x3 x4 x5 यहाँ पे
कम से कम कॉन्सिक्यूटिव बोला हो ना कि दो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर x4 को 0 दे दिए, मतलब 20 और 21 ये दोनों को पिक कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं करना है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आएगा, ठीक है, इसको पहले पूरा लिखना सही है। यहाँ पे क्या है, x1 और x6 ये क्या है, ये बिलोंग्स टू W है, मतलब होल नंबर, 0 भी दे सकते हैं, 1 2 कुछ भी दे सकते हैं। बट x2 x3 x4 और x5 ये सबको कम से कम 1 देना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 और x6, तो इसको एक एक कम से कम देना है, क्योंकि गैप का कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन मैन है। तो इस पे कम से कम जो एक एक ऑब्जेक्ट बीच में आना चाहिए, तो इसको इनिशियल कंडीशन पहले सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश x4 डैश, कितना हो जाएगा, एक एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, 4 घट जाएगा, 1 40 41। अब मेरा आंसर आएगा यहाँ 45 के जगह पे 41 लिख दो, 41C सॉरी प्लस 6 इतना, तो ये कितना आ जाएगा 46C5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक एक देना पड़ेगा ये सबको। चलो नेक्स्ट। अब अच्छा, इसको इस तरह का क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नो टू ऑफ देम आर कॉन्सिक्यूटिव, तो इसके लिए जैसे ये हम लोग इतना किए, इसको एक फार्मूला में लिख लेते हैं, ठीक है। आगे से इस तरह से फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर नहीं फार्मूला याद रह रहा है तो ये तो थिंकिंग बस पता होना चाहिए, ऐसे सोचना है। जैसे इफ़ आर थिंग्स आर टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ n थिंग्स, ठीक है, सच डेट नो टू आर कंसिक्यूटिव, n थिंग्स है टोटल, उस पर से r थिंग को सेलेक्ट करना है, सच डेट नो टू आर कंसिक्यूटिव, तो उसका लिए ये फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ पे n मेरा कितना आया था 50 यही था, और r कितना था 5 यही था क्या, देख लो, हाँ ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा 50 माइनस 5 प्लस 1 C5, तो ये 46 पे C5 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ है, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट ए फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 डेज ड्यूरिंग द 15 डेज, 15 डेज है एवरी मंथ, ठीक है, उसमें से 4 दिन ही उसको जाना पड़ता है। इट इज़ मैंडेटरी डेट नोट टू विजिट टेक प्लेस ऑन द कंसिक्यूटिव डे, ये जैसे कंसिक्यूटिव डे क्वेश्चन में आए तुरंत ये थिंकिंग आ जाना चाहिए, फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, या कैसे सोचना वो याद आना चाहिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय इंजीनियर ड्यूरिंग 1 से 15, तो 1 है 2 है 3 है, ऐसे करके 15 दिन है अपने पास, ठीक है। उस पे से किसी 4 दिन में जाना है, जैसे 2 तारीख चल गया, 4 तारीख चल गया, 10 तारीख चल गया, 13 तारीख चल गया, सच दैट दो कोई भी कंसिक्यूटिव नहीं आना चाहिए, मतलब कम से कम एक एक गैप आना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक एक गैप आना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए हैं, एक गैप में कितना आएगा उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कम से कम एक एक गैप आना चाहिए, तो कंसिक्यूटिव नहीं है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एन यहाँ पे क्या है, टोटल 15 है, आर क्या है 4 है, लगा दो, क्या लगेगा 15 माइनस 4 प्लस 1 C4, तो ये कितना हो जाएगा 12 C4, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर इतना हम लोग पहले मेहनत किए हुए हैं ये सब चीज़, तो एक लाइन में आंसर आएगा, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ करके पहले से नहीं रखे हैं तो ये थिंकिंग पता होना चाहिए, ऐसे सोचना है। सबसे पहली बात लोग को यही नहीं पता चलता कि पीएनसी का क्वेश्चन है ये कैसे करना है, ठीक है। तो ये आज जो भी हम लोग पढ़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सारे हर एक क्वेश्चन को एक एक बार फिर से करो, और वो आइडियाज़ जो कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है।
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। अब हर चीज़ को ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को हर चीज़ में हम लोग सोच सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे नंबर्स था तो 1 1 1 1, किसी को 5 दे रहे हैं तो 5 बार 1 दे रहे हैं, किसी को 10 दे रहे हैं तो 5 बार 1, 10 बार 1 दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट ही तो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ही तो है, ये तो कॉइन्स वाला चीज़ है। ठीक है, तो पार्टीशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको फिर से 2-3 बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मल्टीनोमियल करेंगे, इसी का नेक्स्ट का एप्लीकेशन है बेगर्स मेथड का ही। ठीक है।